गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी फर्स्ट में पाठ 11 वाक्य का रिवीजन किया था। आइए आज की कक्षा में हम लोग पाठ 14 विराम चिन्ह को एक बार और जानें और समझें। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ होता है रुकना। वाक्य को लिखते या बोलते समय हमें कब रुकना है, कितना रुकना है और उस सेंटेंस को, उस वाक्य को किस भाव से पढ़ना है, ये सब विराम चिन्ह ही निश्चित करते हैं। ठीक है, इसलिए भाषा में विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। विराम चिन्ह के 7 भेद बताए गए हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। बच्चों, सबसे पहले आइए विराम चिन्ह को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि विराम चिन्ह कितना महत्वपूर्ण होता है सेंटेंस में, किसी वाक्य में। अगर इधर उधर हो जाए, प्लेस अगर चेंज कर दी जाए चिन्ह की, तो अर्थ भी चेंज हो जाता है। आइए समझते हैं। बच्चों, एक बच्चा था मिंटू, बच्चे का नाम था मिंटू, और इस बच्चे की माँ मार्केट जा रही थी, बाजार जा रही थी, और माँ चाह रही थी कि स्कूल से आए जब मिंटू, तो बिल्कुल भी खेले न, बैठ के पढ़ाई करे। माँ ने मिंटू से क्या कहा? मिंटू, खेलना मत, पढ़ना। ऐसा बोल करके माँ बाजार चली गई और मिंटू पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ खेलता ही रहा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि माँ गलत जगह पे रुक गई थी। बोलते समय गलत जगह पे रुक गई थी। उन्हें ऐसे बोलना चाहिए, मिंटू खेलना मत पढ़ना। यहाँ जब रुक गई ना मिंटू, खेलना मत पढ़ना, तो बच्चे ने समझा माँ खेलने के लिए बोल रही है। माँ अगर ऐसे बोली होती, मिंटू खेलना मत, यहाँ भी रुकी होती, उसके बाद बोली होती पढ़ना, तो बच्चा समझ गया होता कि माँ पढ़ाई करने के लिए बोल के गई है। ऐसे बोली होती, मिंटू खेलना मत, पढ़ना, यानी यहाँ पे थोड़ा सा उन्हें रुकना चाहिए था। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अल्प विराम कहते हैं। समझ में आया? देखो, एक थोड़ा सा रुकने की वजह से बच्चा समझ नहीं पाया और अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को लिखते या बोलते समय हमें कब रुकना है, कितना रुकना है और किस भाव से पढ़ना है, ये सब विराम चिन्ह ही निश्चित करते हैं। विराम चिन्ह का भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। विराम चिन्ह के 7 भेद होते हैं। पहला है पूर्ण विराम। बच्चों, पूर्ण यानी पूरी तरह से, पूर्ण यानी पूरी तरह से। जब हमें किसी भी वाक्य में पूरी तरह से रुकना हो तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका पूर्ण विराम का, पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह होता है। जैसे एक सेंटेंस मान लीजिए कंप्लीट हो गया, मिंटू खेलना मत, पढ़ना, अब यहाँ पर लगा देंगे पूर्ण विराम। अंडरस्टूड? इसका दूसरा टाइप है अल्प विराम, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। जब हमें अल्प यानी थोड़ा, थोड़ा सा, जब कभी किसी वाक्य में लिखते या बोलते समय हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसका दूसरा टाइप है, उसका चिन्ह होता है ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, नाम से स्पष्ट है, जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या लाए हो, आप आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं और लास्ट में हम लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है विस्मयादिबोधक चिन्ह। बच्चों, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। वाक्य में बोलते समय या लिखते समय जब हमें घृणा, आश्चर्य, दुख, क्रोध, डर आदि को सूचित करना हो, आदि को प्रकट करना हो, तो हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे कि विस्मयादिबोधक चिन्ह सेंटेंस में, वाक्य में स्टार्टिंग में ही लगता है, उसके बाद हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं। जैसे छी, कितनी गंदगी है, ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह यानी हम यहाँ घृणा प्रकट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे लिखेंगे कितनी गंदगी है।
अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप है उद्धरण चिन्ह। बच्चों इसके दो भेद होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे लगाते हैं जब हमें किसी वर्ड को, किसी शब्द को, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी कवि या लेखक के उपनाम को जब हाईलाइट करना होता है तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। जैसे अगर मिंटू को इस सेंटेंस में हाईलाइट करना हो तो हम ऐसे इकहरा उद्धरण चिन्ह ऐसे लगा करके हाईलाइट करेंगे। अंडरस्टूड। इसका दूसरा टाइप है उद्धरण चिन्ह का दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसका चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। बच्चों किसी के द्वारा कही हुई बात को जस का तस, ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। जैसे महिमा ने कहा मैं आज नृत्य सीखने नहीं जाऊंगी। महिमा ने ये बात बोली थी और ज्यों का त्यों हमें लिखना है तो हम ऐसे ही बिना कोई चेंज किए तो हम इसको दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखेंगे। किसी सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है और किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या किसी लेखक के, कवि के, जैसे ये महात्मा गांधी का उपनाम क्या है, राष्ट्रपिता, तो हम जब किसी उस वर्ड को हाईलाइट करना हो तो हम इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टाइप है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं, है ना, माइनस का जैसे निशान होता है, से हम योजक चिन्ह लगाते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्द युग्मों के बीच होता है, जैसे दो शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे माता पिता, माता पिता, और उसका अर्थ हम कैसे इसको पढ़ेंगे, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, यानी ये दो शब्द युग्मों को जोड़ रहा है आपस में, भाई और बहन को, माता और पिता को, है ना। नेक्स्ट एंड लास्ट है लाघव चिन्ह। इसका चिन्ह बिल्कुल जीरो की तरह होता है। संक्षेप में सूचित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में, छोटा रूप में बनाने के लिए हम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे डॉक्टर हम ऐसे ना लिख करके पूरा लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, अगर हमें इसको संक्षेप में सूचित करना हो तो हम ऐसे लिखेंगे। अंडरस्टूड। तो बच्चों लिसन वन टाइम अगेन। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा में लिखते या बोलते समय हमें कब रुकना है, कितना रुकना है और किस भाव से पढ़ना है, ये सब विराम चिन्ह निश्चित करते हैं। विराम चिन्ह के 7 भेद होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह जिसके 2 प्रकार होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और लाघव चिन्ह। प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप ये सारे डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, और इस पाठ का अभ्यास कार्य भी पढ़ लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में आएगा, एनुअल एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का रिवीजन हम अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू।